हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आज 8 बजे का सेशन आपको मिल जाएगा और कल भी एक 8 बजे सेशन आया था जो हमारे एमसीक्यू के सेशन चल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सीरीज करके चलाई जा रही है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सबको देखा जा रहा है। ठीक है, खासकर एलपी टेक्नीशियन जो बच्चे हैं वो खासकर उसको देखें क्योंकि यही सब सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा एक नया टॉपिक है ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस लॉ। इससे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इससे संबंध पूछे जाते हैं। और वो संबंध क्या है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, मगर फिलहाल अगर ये सेशन पसंद आया और पसंद आएगा ही क्योंकि आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। देखिए ओम्स लॉ क्या है। ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा एक ये नियम दिया गया था। ठीक है, ओम्स साइंटिस्ट थे, जानते हो ओम्स किसकी इकाई है? प्रतिरोध की इकाई है। ठीक है, तो यहीं से निकल के आया था। तो देखो होता क्या है कि वो बात कहते थे क्या, देखो कोई भी चीज़ पहले परीक्षण की जाती है, कोई भी नियम निकाले जाते हैं, परीक्षण निकाली जाती है, तो अधिकतर क्या होता है किसी चीज़ को नियत रखकर या क्या कहते हैं आदर्श केस में या फिर आदर्श स्थान पे या आदर्श कंडीशन में उस चीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जब अच्छा ये अधिकतर किसके लिए यूज हुआ था जिसको आगे देखेंगे। उन्होंने कहा था कि ओम्स लॉ हम तभी प्रयोग करेंगे जब वातावरण का ताप यानी टेम्परेचर तथा दाब या कोई और ठीक है और भौतिक कंडीशन या भौतिक राशियां जिसको बोलते हैं भौतिक राशियां नियत हो, क्या हो? नियत हो, तब इस नियम का फॉलो किया जाएगा या पालन किया जाएगा। वो नियम क्या था अभी देखते हैं। वो नियम ये था कि उन्होंने कहा था कि देखो अधिकतर ऐसे परिपथ में लागू होगा या फिर ऐसे अवयव में लागू होगा या फिर ऐसे वस्तुओं में लागू होगा जो क्या रहे, पहले कहानी वो कैसे होनी चाहिए सर? रेखीय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेखीय, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, रेखीय होनी चाहिए यानी परिपथ कैसा होना चाहिए? रेखीय होना चाहिए। रेखीय के अनुसार क्या होना चाहिए? जब हम कोई एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरा चीज़ भी बढ़ना चाहिए या फिर उसको घटाएं तो दूसरा चीज़ भी घटना चाहिए। ठीक है, तो उसे रेखीय परिपथ या फिर रेखीय अवयव या रेखीय वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार उन्होंने कहा था जब किसी चालक में क्या कहते हैं, किसी चालक में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी विभव लागू करते हैं या फिर सप्लाई देते हैं तो उसमें एक धारा प्रवाह होती है। उस परिपथ में, रेखीय परिपथ में याद रखना, उसमें एक धारा प्रवाह होती है और वो क्या होती है? वोल्टेज के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, इसको यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सर? समानुपाती होती है। यानी एक सर्किट बनाए नॉर्मल, इसमें सभी भौतियों राशि को क्या किया गया है? नियत रखा गया है, जैसे ताप दाब। तो अगर ये वोल्टेज लगा दिए और उसमें ये बहने वाली मान का धारा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? प्रतिरोध है। सही है, तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना अधिक क्या होगा? इसमें धारा प्रवाह होगी। ठीक है, ये देखो क्या है हमारा? समानुपाती का है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि नियतांक लगाते हैं। वो नियतांक क्या कहलाता है हमारा सर? आर कहलाता है। ठीक है, यानी इसका मान क्या होगा सर? नियत रहता है। इसका मान नियत रहता है। ठीक है, यानी यहाँ से देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको सर लिख सकते हैं आर बराबर
V बटा आई लिख सकते हैं ना, R बराबर V बटा आई। और यही जो है नियम, यही जो है हमारा नियतांक कहलाता है प्रतिरोध। और इसी की यूनिट इकाई क्या हो जाती है? ओम, क्योंकि हमको पता है सर इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। सही है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये यही जो आर है इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और यही ओम्स लॉ ने दिया था। ये नियत रहता है, तुम किसी भी चीज़ को अगर सेलेक्ट करते हो या चुनते हो, जैसे प्लास्टिक चुन लिए, लोहा चुन लिए या कपड़ा चुन लिए, कोई भी अचानक चीज़ भी चुनोगे तो उसका प्रतिरोध का मान नियत रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है। तो ऐसे कोई क्या कहते हैं, हम रेखीय या फिर सॉरी इसको क्या बोलते हैं? नियत मान का प्रतिरोध बोलते हैं। सही है। इसमें देखो क्या चलता है एक चीज़, ये जो हमेशा ओम से लागू होगा हमेशा रेखीय परिपथ पे लागू होगा। यहाँ पे तुम देखना क्या होता है, अगर इसका मान नियत रखना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? देखो एक चीज़ समझना, अगर इसको कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो अगर V बराबर आई हमेशा देखना, अगर ये 4 है और ये 8 है तो कितना हो जाएगा? ये 1/2, यानी ये R का मान 1/2 है, 1/2 है। अब इसको हमेशा R को नियत रखने के लिए इसको भी नियत रखना पड़ेगा, यानी जब ये 8 होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? 16, तब भी कितना आएगा? 1/2। अच्छा, ये 32 है तो ये कितना होना चाहिए? 64, तब भी कितना आएगा? 1/2। यानी हमेशा मान क्या आ रहा है? नियत आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ग्राफ बनता है जिसको क्या कहते हैं? ओम्स लॉ का ग्राफ बनता है। ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है सर? ये हमेशा नियत होता है, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है। इसी ये ग्राफ होता है लीनियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जो ओम्स लॉ पे फॉलो होता है? तो सर ये हमारा होता है रेखीय ग्राफ बनता है हमेशा। ये बहुत ज़्यादा इससे सवाल पूछा जाता है इससे। ठीक है, इसको याद रखना। यानी जी अगर ये 1 बढ़ रहा है तो ये भी 1 बढ़ेगा, ये 2 बढ़ेगा तो ये भी 2 बढ़ेगा, ये 3 बढ़ेगा तो ये भी 3 बढ़ेगा। इसको याद रखना। ठीक है। देखो यानी ये लागू किस पे हो सकता है सर? ये चालक पे लागू हो सकता है। ठीक है, सही है ना? चालक पे जो रेखीय होंगे। ठीक है, और चालक पे भी लागू हो सकता है मगर जो क्या होंगे? रेखीय होंगे। ठीक है। किस पे लागू नहीं हो सकता? देखो जैसे डायोड, क्योंकि जब तुम डायोड का डायग्राम बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, तो कुछ इस प्रकार से बनता है ना। डायोड का तुम देखे होगे ऐसे बनता है, तो बोलोगे हाँ सर ये तो डायोड बनता है, यानी ये क्या है? रेखीय ग्राफ नहीं है। ट्रांजिस्टर की बात करते हो तो ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से बनता है, किसी बाइसिंग में ऐसे बन जाता है, देखे होगे ना, और किसी बाइसिंग में ऐसे बन जाता है। ठीक है। तो ये भी ट्रांजिस्टर पे भी लागू नहीं होगा। सही है ना? तो इन सब चीज़ों पे लागू नहीं होता है। SCR देखते हो तो SCR तुम्हारा कैसा बन जाता है? तो कहोगे सर SCR ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, देखे हो ना। तो ये SCR पे भी लागू नहीं होगा। किस पे लागू होगा? जो केवल ऐसे को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा क्या था? ओम्स लॉ था। इसको याद रखना, हमेशा नियत परिपथ पे लागू होते हैं। ठीक है। V बराबर IR, इस पे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। इसको याद रखना ओम्स लॉ क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? ये जो ताप दाप वाली कहानी है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो आई होप ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा क्या होगा, किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है। तो देखो जैसे ये क्या था हमारा सर? ये हमारा था डायोड, तो डायोड पे नहीं लगता है। ठीक है। ये क्या था हमारा? ट्रांजिस्टर, तो इस पे नहीं लगता है। ये भी क्या था हमारा? ट्रांजिस्टर, दूसरे बाइसिंग का था, इसमें भी नहीं लगता है। ठीक है। ये क्या था हमारा? SCR, इस पे भी नहीं लगता। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं रेजिस्टेंस लॉ क्या होता है। देखो ये जो रेजिस्टेंस लॉ लागू हुआ है ये किस पे लागू हुआ है सर? ये हमारा जो रेजिस्टेंस लॉ लागू हुआ है ये लागू हुआ है हमेशा किसके लिए? चालक के लिए बात हो रही है। किसके? चालक के लिए, क्योंकि इंसुलेटर की कहानी बदल जाती है। ठीक है। कैसे बदलती है अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है। पहले रेजिस्टेंस लॉ कहता क्या था? रेजिस्टेंस लॉ ये कहता है, ठीक है, कि सर जब हम
लंबाई के मान में परिवर्तन करते हैं, चालक के लंबाई के मान में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध के मान में भी परिवर्तन आता है। यानी जब आप सर जी इसको पहले बना देते हैं तो याद रखना किसके समानुपाती, सर एल के समानुपाती होता है। दूसरी कहानी क्या कहता है वो कि सर इसकी मोटाई जो होती है परिच्छेद काट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, परिच्छेद काट के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं एल क्या है, सर हमारी क्या है, चालक की लंबाई है, ठीक है, चालक की लंबाई है। चलो ये क्या है हमारा, चालक का परिच्छेद काट है जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है, मोटाई चालक की ये है। तो इसको जब एक साथ मिलाओगे तो क्या निकल के आएगा सर, ये समानुपाती L/A ये निकल कर आया। हाँ सर ये निकल के आया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके नियतांक को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोई नियत चीज इसके ये जो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती वाला चिन्ह लगता है, इसको हटाने के लिए हमको क्या होता है, एक नियतांक लगाना पड़ता है और वो नियतांक यहाँ पे क्या कहलाएगा, रो कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, ये रो होता है और ये फॉर्मूला जो है यही क्या है, रेसिस्टेंस का नियम है, ठीक है, यही रेसिस्टेंस का नियम हो जाता है, ठीक है। R बराबर रो L/A। बहुत लोगों को तो पता नहीं होगा कि ये जो नियम है रेसिस्टेंस लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या रखना है, R बराबर रो L/A। अब यहाँ पे देखते हैं ये रो क्या है, तो सर हमारा जो ये रो है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी और हिंदी में बोलेंगे तो प्रतिरोधकता, ठीक है। इसकी इकाई निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसकी इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, R/A/L। इसकी यूनिट तक क्या निकल के आएगी, ओम मीटर निकल कर आएगी। देख लेना ये इसकी क्या होती है, इकाई हो जाती है, ठीक है, ओम मीटर। अच्छा तो ये रेसिस्टिविटी किस बातों पे निर्भर करती है, कैसे बदलेगा, तो याद रखना रेसिस्टिविटी जो होती है केवल एक चीज से बदल सकती है, वो क्या है, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी किन बातों पर निर्भर करेगी, तो सर इस बात पर निर्भर करेगी कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, ठीक है, किस चीज से मिलकर बना है, बस इस बात पे निर्भर करेगी। बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर जी ये तो समानुपाती यानी परिच्छेद काट बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, लंबाई घटाओगे चालक की तो घटेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, केवल किस बात पे निर्भर करती है कि वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में कभी कभी ऑप्शन देगा तो कैसा देगा, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल बोलते हैं, किस चीज से मिलकर वो बना हुआ है, सही है, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, रो बराबर RA/L, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम क्यों बोले कि चालक का मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, देखो हम जानते हैं कि अगर चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है और चालक जितनी पतली होगी प्रतिरोध का मान उतना ही कम होता है, सॉरी उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। देखो अगर ये पतला हो जाएगा, याद रखना अगर ये पतला हो जाएगा तो इसका मान बढ़ जाता है, अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है, ये चीज पता है। तो यहाँ पे ये देख लेना, यानी हम लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किसमें, चालक की बात करते हैं, लेकिन नोट करके ये लिख लेना इसमें जस्ट उल्टा होता है, नोट किसमें, अचालक की बात करते हैं, ठीक है। अचालक में लंबाई बढ़ने से अचालक में लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, ठीक है। अब इसको याद रखना, दो चीज और पॉइंट है याद रखने की, क्या चीजें हैं इसको याद रखना। वो क्या पूछता है कि चालक की लंबाई, देखो नॉर्मल कैसे पूछेगा क्वेश्चन, अगर चालक की लंबाई
बढ़ेगी तो, अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, उसी अनुपात में बढ़ेगा। कोई दिक्कत है? यानी अगर लंबाई 2 गुनी होगी तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये फंसता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, यानी इसको कह सकते हैं कि अगर ये 2n है, सॉरी ये अगर ये nl है तो ये भी कितना हो जाएगा? nr हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं, अगर ये nl है तो वो भी nr हो जाएगा। अब ये लास्ट देखना, चालक लंबाई खींचकर बढ़ेगी तो प्रतिरोध का अनुपात निम्न होगा। मतलब कैसा होगा? अगर देखो बोल दें कि खींचकर लंबाई कितनी बढ़ गई? 2 गुना बढ़ गई। ठीक है, तो प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा हमारा? 4 गुना बढ़ जाएगा। याद रखना। ठीक है, यानी कह लें कि अगर ये NL हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? n² R हो जाएगा। अगर ये 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, ये 3 होगा तो 3 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है और अधिकतर लोग फंसते हैं इसमें। सही है ना? तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस लॉ और ओम्स लॉ क्या होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखो। अब उसको थोड़ा दूर करने का प्रयास किया गया था कि मतलब ऐसा ही आया था कि सर थोड़ा साफ नहीं दिखता है। ठीक है, तो आई होप अब साफ दिख रहा होगा। ठीक है ना? चलो ये देख लो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस लॉ क्या होता है, फलाने करना है, और ये खींच कर बढ़ाना, फलाने करना, डिकमाने करना, अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए लिया गया है। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो बाबू इसको लाइक कर देना, शेयर भी जरूर करना, और चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, 8 बजे वाली क्लास तुमको आज भी मिलेगी। ठीक है ना? चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।